तो वेलकम बैक अगेन, आप सभी का स्वागत। तो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग मुस्कान, सौम्या, अवंतिका, ज्योति, रौनक, योगिता, ओके, महिमा, निशा, दिव्या, गुड इवनिंग एवरीवन, कृतिका, वंशिता, रिया। ओके दोस्तों, चलिए कल हमने जो बेसिक्स पार्ट शुरू किया था वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। कल हमने कुछ सरचार्ज के रेट ऑलरेडी देख लिए थे, कंपनी के हमने टैक्सेशन के रेट्स देख लिए थे, और हमने ये सीखा था कि कैसे इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी में भी अलग अलग सरचार्ज के रेट लगेंगे। चलिए, आवाज आ रही है? प्लीज कंफर्म कर दें सभी। गुड इवनिंग रजत एंड रमेश, राधे राधे रौनक, आवाज आ रही है बॉस सभी को? यस, ओके। सो चलिए अब फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं। दो तीन चीजों के और हमारे पास टैक्स रेट और सरचार्ज बच गया था, लाइए देखते हैं। एक था हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी। शुरुआत करते हैं वापस से। कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसके लिए तीन अलग अलग लिमिट है, अप टू 10,000 10%, अबव 10,000 से 20,000 तक अगेन 20%, और इसके ऊपर चला जाए तो 30,000। ये तीन लिमिट आप याद करें मेरे साथ। अप टू 10,000 10%, 10 to 20 20%, एंड बैलेंस 30%। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, सरचार्ज यहां भी लगेगा 12% का यदि 1 करोड़ से ऊपर की इनकम है। 1 करोड़ के नीचे कोई सरचार्ज नहीं, सेस हमेशा चार्ज होगा। एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया है दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट 115 BAD। एक और अल्टरनेटिव दिया गया है रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी को, और ये इस बार आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास भी जैसे एक इंडिविजुअल और एचयूएफ के पास दो अलग अलग सेक्शंस थे, ओल्ड सिस्टम न्यू सिस्टम, इसी तरह एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास भी ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम तो है ही, वो चाहे तो न्यू सिस्टम में ऑप्ट कर सकते हैं। कौन कौन को ऑप्शन है मालिक? ये ऑप्शन दिया गया है रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी को कि वो 22% से टैक्सेशन पे करे, प्लस 10% ही सरचार्ज दे 12 की जगह, और सेस रहेगा 4% का। ये नया सिस्टम भी उनको दिया गया है। तो नए रेट्स ध्यान रखना, अगर वो 115 BAD ऑप्ट करते हैं तो 22% का टैक्स रेट, 10% का सरचार्ज, और सेस एट द रेट 4% रहेगा। चलिए, एक रिबेट वाला सेक्शन कल हम ऑलरेडी देख चुके थे कि जो रेसिडेंट इंडिविजुअल को अलाउड होता है इफ उसकी इनकम 5 लाख से नीचे होती है दोस्तों। और सबसे खास बात, फॉर्मूला था टैक्स पेबल या ₹12,500 विच एवर इज लेस। नेक्स्ट 115 BBE, एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसमें आपके पास सेक्शन 68, 69, 69A, 69B, 69C, 69D की अगर अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट्स हैं, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं, अनएक्सप्लेन्ड मनी, बुलियन, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो आपके ऊपर गवर्नमेंट बिल्कुल जबरदस्त टैक्स की बारिश करने वाली है। आपने चोरी की, आपने टैक्स इवेशन किया, आपने कुछ अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर रखे, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखा, अब गवर्नमेंट ने उसको ट्रैक कर लिया है तो सेक्शन लगेगा 115 BBE। 115 BBE लगता है मालिक 5 सेक्शंस पर। कौन कौन से रिपीट करो? 68, 69, 69A, B, C, D, 6 सेक्शन, सॉरी 6 सेक्शन पर। 68, 69 A, B, C, D, 68, 69 A, B, C, D, इन 6 सेक्शंस में अगर आपकी कोई इनकम ट्रैक हुई, आपने वो इनकम ऑलरेडी डिस्क्लोज नहीं की हुई थी, सिंपल भाषा में आप टैक्स का इवेशन कर रहे थे, तो गवर्नमेंट इस बार बहुत भयंकर रूप से गुस्सा है। तो फिर अब की बार वो आपसे 60% का टैक्स प्लस 25% सरचार्ज, जोड़ो कितना हुआ? 60 का 25% सरचार्ज मतलब 75% तो हो गया।
प्लस आपके ऊपर 3% का सेस, मतलब 77.25% का आपसे टैक्स लेने वाली है। बोले भैया ये बात समझ में आई? तो ये नया रेट मतलब इंपॉर्टेंट रेट ध्यान रखना। कभी आपको सेक्शन कोई ऐसा दिख जाए, क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि कुछ इनकम जो बाद में ट्रैक हुई, जो अनडिस्क्लोज्ड थी, अनएक्सप्लेन्ड थी, तो उसका टैक्सेशन रेट नॉर्मल स्लैब बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपने 100 रुपए की इनकम छुपाई तो गवर्नमेंट अब की बार आपसे 77.25 का टैक्स वसूल कर लेगी। चलिए मालिक। प्रांजल जी, इसके लिए हमने पूरा कॉपरेटिव चैप्टर पढ़ा है, असेसमेंट ऑफ कॉपरेटिव, उसमें ये डिस्कस हुआ है। इसके बाद ध्यान रखना छोटे छोटे से 2 एमसीक्यू और। हम अगर हमारी इनकम को राउंड ऑफ करेंगे तो 288A बोलता है नियरेस्ट टू 10 रुपीज करेंगे। जैसे आपकी इनकम आ रही है 4,25,354, तो 354 को हम 350 कर लेंगे। ओके, ऐसे ही टैक्स अगर आपका आ रहा है मान लो 72 रुपीज, तो हम बोलेंगे राउंड ऑफ करो नियरेस्ट टू 10 मतलब 70, और 78 आ रहा होता तो हम बोलते 80 रुपीज। तो ये 2 सेक्शन और छोटे छोटे से जो एमसीक्यू में आ सकते हैं, सेक्शन 288A एंड 288B। नियरेस्ट टू 10 रुपीज आपको इनकम लेना है, नियरेस्ट टू 10 रुपीज आपको टैक्स भी लेना है। चलिए, एक एक्सेप्शन और हमको पढ़ना है, ध्यान से देखिए। नॉर्मली हम बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर की इनकम में पहले आप अर्न कर लो, असेसमेंट ईयर में उस पर टैक्स कैलकुलेट कर देना। एक एक्सेप्शन हमको देखना है क्वेश्चन में कि क्या ऐसा हो सकता है कि प्रीवियस ईयर में ही आपसे असेस कर दिया जाए टैक्स को। तो ऐसे 5 एक्सेप्शन ध्यान से देखें। नॉर्मली इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर जो होती है वो असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं और एक्सेप्शन के 5 अलग अलग सेक्शन याद करें, ये बेसिक्स में हमने पढ़ा है। पहला, अगर किसी नॉन रेसिडेंट की इनकम है और वो शिपिंग बिजनेस से, सिर्फ नाम ध्यान रखना है, नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस। सेकेंड, अगर कोई व्यक्ति इंडिया लीव करता है और वो इंडिया वापस नहीं आने वाला, तो जिस साल वो जा रहा है हाथों हाथ ही उसका असेसमेंट कर दो करंट ईयर का भी। थर्ड, कोई एओपी बीओआई फॉर्म की गई थी किसी पर्टिकुलर इवेंट और पर्पज, और बाद में वो डिसॉल्व हो गई। नमस्ते धीरज जी। फोर्थ, कोई असेट जो ट्रांसफर कर रहे हो आप ताकि आपको टैक्स पे ना करना पड़े, तो इसके पहले कि आप असेट बेचो गवर्नमेंट आपका हाथों हाथ ही असेसमेंट कर देगी। एंड फिफ्थ वन, डिसकंटिन्यूड बिजनेस सेक्शन 176, डिसकंटिन्यूड बिजनेस सेक्शन 176। ये 5 एक्सेप्शन रिपीट करो, सेक्शन 172, 174, 174A, 175 और 176। पहला, इनकम ऑफ अ नॉन रेसिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। सेकेंड, person living in India permanently. Third one, AOP BOI formed for a particular event. Fourth, trying to transfer his asset ताकि टैक्स इवेड हो सके। और फिफ्थ, कोई डिसकंटिन्यूड बिजनेस है तो अपने आप ही उसका हाथों हाथ ही आप असेसमेंट कर सकते हो। यस ज्योति, कल का होमवर्क बोलें, क्या क्वेश्चन था? कितनी इनकम पे टैक्स निकालना था आपको, बोलें। बोलें, कल का होमवर्क किया सभी ने? आंसर बताएं क्या आया। ओल्ड सिस्टम आंसर 412,500, बोलिए सभी। ओल्ड सिस्टम बोले कितनी इनकम थी? 20 लाख रुपए की इनकम पे टैक्स निकालना था आपको। क्या ओल्ड सिस्टम में 4,12,500 आएगा? चेक करें सभी। 2.5 लाख की स्लैब लिया था हमने। यस रिया, सही है क्या आंसर? सभी लोग बोलें 20 लाख पे ओल्ड सिस्टम में 4,12,500। यस। न्यू सिस्टम में आ रहा है 337,500। बोले क्या यह आंसर ठीक है? 337,500 अगर हम नई स्लैब्स, नया स्लैब सिस्टम यूज करते हैं तो। नया स्लैब सिस्टम ये रहा आपके पास 20 लाख के लिए, बोलो ये रहा 20 लाख वाला क्वेश्चन। अगर आप ओल्ड सिस्टम यूज करोगे तो आपका आंसर आएगा 412,500 और न्यू सिस्टम में आ रहा है 337,500। बिल्कुल सही ऋषिका, विधि गुड, मिताली गुड, गुड रिया। चलिए मालिक, सब एग्री है इस आंसर से? बनेगा ना ये 20 लाख पे? देखो 0 से 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 अगेन 12,500 आ जाएगा, 12,500 आ जाएगा। 20 लाख तक अपन इनकम निकाल के देख लेते हैं, लाओ 20 लाख तक इनकम निकाल के देख लेते हैं बॉस, लाइए। बोलो 0 से 2.5 हमने 0 लिया, फिर बैलेंस का 2.5 लाख का 12,500, नेक्स्ट का 25,000, उसके बाद 37,500, उसके बाद 50,000। बोले हाँ या ना? और इसके बाद
नेक्स्ट 2.5 लाख पे 25% बताएं कितना आ रहा है। नेक्स्ट 2.5 लाख, नेक्स्ट 2.5 लाख, 2.5 लाख का 25% ये आएगा 62,500। अब बैलेंस बोलो कितना बचा, 62,500 यहाँ पे आया। 20 लाख में से अब यहाँ 5 लाख बचा है जिस पे 30% लेना है, तो 1,50,000 टोटल लगाएं। 150 and 50 2 लाख, दिस इज 3 लाख, 3,37,500। देखिए क्या 20 लाख पे आंसर आया सभी का, 20 लाख पे आंसर आया सभी का। यस यस दिव्या यस। चलो सरचार्ज वाले रेट कल हमने रिपीट किया था, इससे पहले ज्योति जी मार्जिनल रिलीफ देखना जरूरी है कि मार्जिनल रिलीफ कैसे निकालते हैं। चले मार्जिनल रिलीफ का फॉर्मूला सब लोग आप मेरे साथ रिपीट करो। जब भी आप 50 लाख 1 रुपये पे आ जाओगे आपको क्या लग जाएगा, सरचार्ज लग जाएगा। तो फिर मार्जिनल रिलीफ कैसे निकाला जाए, देखिए सरचार्ज के कुछ एक स्पेशल एग्जांपल मैं यहाँ कोट कर देता हूँ। ज्योति जी उसका अलग से वीडियो बना दूंगा मैं एक और, क्योंकि अभी टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत सारा, नहीं तो पूरा लेक्चर चला जाएगा। हम ये रिवीजन कर रहे हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स का, उसके लिए मैं अलग से एक और वीडियो दे दूंगा आपको। चलिए अभी बात करते हैं वापस से हमारे सेक्शन की। क्या हमने ये देखा कि कुछ केसेस में हमारी साथ में प्रीवियस ईयर के इनकम का हाथों हाथ ही असेसमेंट कर दिया जाएगा। ठीक, चलो अगला मार्जिनल रिलीफ कैसे निकालते हैं और क्यों निकालते हैं। जरा सा इनकम ऊपर गया, जैसे 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं, 50 लाख 1 रुपीज होते से आप पे 10% सरचार्ज लग गया तो अपना तो मुंह फूल गया। ये तो गलत बात है, गवर्नमेंट अपन ऐसा बोल रहे हैं, गवर्नमेंट बोल रही है मालिक माना कि ये गलत बात है, पर क्या करें यार, रूल इज रूल। तो गवर्नमेंट को भी लगा कि जरा सा 1 रुपया ऊपर जाते से, 1 रुपया ऊपर गया अगर 50 लाख के ऊपर, तो आपको सरचार्ज देना पड़ जाएगा। अब गवर्नमेंट ने भी समझा बात तो सही है, तो उन्होंने मार्जिनल रिलीफ का फार्मूला क्रिएट किया। मार्जिनल रिलीफ देखिए ध्यान से क्या फार्मूला होगा, मैंने आपको इसको एक टेबल के फॉर्म में दिया है, आप चाहो तो इसको देख सकते हैं। मैं आपके लिए एक शीट और दे देता हूं, इस शीट से भी आप समझ सकते, फॉर्मूला बोले समझे भैया। मार्जिनल रिलीफ निकालना है तो पहली स्टेप है कि हम इस फॉर्मूले को 2 हिस्से में डिवाइड कर रहे हैं, एक तरफ टैक्स से और एक तरफ इनकम, एक तरफ टैक्स से और एक तरफ इनकम। ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको जो नोट सेंड करवाए हैं वो भी इसी तरह से हैं। 50 लाख से 1 करोड़ में क्या बोलेंगे सर, टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग सरचार्ज। और ध्यान रखना 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में सरचार्ज है 10%, तो आप पूरा टैक्स निकालना, सरचार्ज जोड़ना 10% का, माइनस टैक्स ऑन 50 लाख, क्योंकि आपको अखर रही कि 50 लाख के ऊपर इनकम गई तो हमको सरचार्ज लग गया हायर रेट से, तो आप यहां लिखोगे 50 लाख और सरचार्ज का रेट 0%, क्योंकि 50 लाख तक तो सरचार्ज है ही नहीं, माइनस टोटल इनकम ₹50 लाख, टोटल इनकम माइनस ₹50 लाख। ये पहला फॉर्मूला। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में, तो मन से फॉर्मूला बनाओ, क्या बनाओगे, फॉर्मूला क्रिएट करो। और यार प्लीज 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 यार लाइक द वीडियो यार, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिल जाएगा। यू हैव नॉट लाइक द वीडियो, दिस इज वेरी बैड। चलिए कोई बात नहीं, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में बोले क्या आएगा, टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग सरचार्ज एट द रेट व्हाट, एट द रेट 15%, क्योंकि 2 करोड़ 1 से 2 करोड़ पे रेट हो जाता है 15% का, और माइनस करना है हमको टैक्स ऑन 1 करोड़ प्लस सरचार्ज। बोलो 1 करोड़ तक सरचार्ज है सर 10%, तो हम क्या कर रहे हैं, बहुत सिंपल बहुत सिंपल बहुत सिंपल बहुत सिंपल सा, आप जिस भी इनकम पे सरचार्ज लगा रहे हो उसको आप पहले नॉर्मली कैलकुलेट कर लो, और जितने तक आप सरचार्ज लोअर रेट से दे रहे थे उसके ऊपर टैक्स लगा के सरचार्ज निकाल लो, माइनस टोटल इनकम, और यहाँ पे 1 करोड़ का डाटा लेंगे हम। अब इसी फॉर्मूले को कंटिन्यू करोगे तो नीचे वाले फॉर्मूले में 2 से 5 करोड़ पे, 2 से 5 करोड़ पे अगर सरचार्ज लगाओगे तो टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग सरचार्ज होगा 25%, माइनस टैक्स ऑन 2 करोड़। क्यों सर, ये 2 करोड़ से नीचे का रेट जो था वो सिर्फ 15 ही था, तो ये 15% रहेगा, माइनस टोटल इनकम माइनस 2 करोड़। अगर आप इसको सॉल्व कर दोगे तो बहुत इजीली ये सारे सरचार्जेस सॉल्व हो जाएंगे। चलिए दोस्तों लाइए क्वेश्चन करते हैं अपन फटाफट से। 1 करोड़ 1 लाख पे, कॉपी पेन उठाएं भैया दादा सभी। 1 करोड़ 1 लाख पे, 1 करोड़ 1 लाख पे क्वेश्चन करा देता हूं मैं मार्जिनल रिलीफ से रिलेटेड। लाएं सभी, निकालें डाटा। 1 करोड़ 1 लाख पे 30 ईयर्स की एज पे ओल्ड सिस्टम से टैक्स निकाल के बताएं। पायल भारद्वाज जी, फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा मार्जिनल रिलीफ का, ये फार्मूला है मार्जिनल रिलीफ का। शायद आपने कंसेप्ट पहली बार पढ़ा इसलिए दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा फिर आपको। मार्जिनल रिलीफ कब देते हैं, जब जरा सी इनकम ऊपर गई और सरचार्ज बढ़ गया। जैसे एग्जांपल लेना चाहो तो लो, देखो इधर ध्यान से, अगर आपने 50 लाख रुपए तक की इनकम है आपकी, तो आप जानते हैं आपके ऊपर कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही 50 लाख 1 रुपया हुआ,
आपका सरचार्ज का रेट 10% लग जाएगा। तो मालिक आपके टैक्स में अचानक अगर 10% एक साथ बढ़ेगा तो आपको अखड़ जाएगी कि मैंने इनकम कमाई कितनी पायल जी, एक्स्ट्रा इनकम बताएं कितनी कमाई आपने? 50 लाख के ऊपर कितना? 50 लाख के ऊपर कितना? 50 लाख के ऊपर हमने कमाया कितना एक्स्ट्रा? 1 रुपए, और सरचार्ज लग गया कितना? 10%। तो मालिक टैक्स में 10% जुड़ रहा है, अखर नहीं जाएगी आपको कि जरा सा 1 रुपया ज्यादा कमाया और हमारा ज्यादा टैक्स लग गया। तो लोग या तो बताएंगे नहीं। तो गवर्नमेंट ने फिर क्या आंसर दिया? गवर्नमेंट ने बोला चिंता मत करो, हम तुमको इसकी मार्जिनल रिलीफ देंगे। मार्जिनल रिलीफ का एक क्वेश्चन में करा रहा हूं, फटाफट से कॉपी पेन उठाएं। 1 करोड़ 1 लाख पे टैक्स निकालें। सबसे पहले 1 करोड़ 1 लाख पे टैक्स निकालें। 1 करोड़ 1 लाख पे टैक्स निकालें दादा सभी, जल्दी 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 जल्दी। 1 करोड़ 1 लाख पे टैक्स। मार्जिनल रिलीफ समझा देता हूं मैं आपको। मार्जिनल रिलीफ 1 करोड़ 1 लाख पे टैक्स बताएं सभी लोग। भैया अंजलि जी आंसर देख के मत लिखे, सॉल्व करा या नहीं करा? चलिए गुड गुड, ओके। 2842500, ये 1 करोड़ का टैक्स मैंने निकाल रखा है। देखें 1 करोड़ 1 लाख पे हमने टैक्स निकाला, 2.5 लाख तक कुछ नहीं, 2.5 से 5 पे 12,500, 5 लाख का 20% 1 लाख, और 1 लाख 91 लाख पे 30% है 27,30,000। टोटल टैक्स बना 2842500। बताओ 1 करोड़ 1 लाख पे सरचार्ज का रेट क्या है? सर 0 से 50 कुछ भी नहीं, 50 से 1 10%, उससे ऊपर 15%। ये जो 15% सरचार्ज का रेट है तो निकालें 2842500 का 15% सरचार्ज निकालें मालिक। ओके अंजलि, निकालें कितना आ रहा है सरचार्ज? 4,26,375 रुपए। 426,375 इज द एक्स्ट्रा टैक्स यू हैव टू पे। तो टोटल टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज हुआ 32,68,875। यस 15% मुदित, यस 15% करें उस पर। अब आया कि सर ये तो हमने क्या हुआ, देखो ध्यान से देखना भैया, जिसको ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ नहीं ध्यान से देखें। आपने 1 करोड़ से ऊपर कितना कमाया? 1 लाख, लेकिन सरचार्ज लग रहा है कितना? 426,375। अगर ये इनकम 1 करोड़ होती तो आपको 10% ही सरचार्ज लगता, जो कि होता 284,250। लेकिन आपको अखर रही है कि सरचार्ज एकदम से 15% है, तो 5% एक्स्ट्रा सरचार्ज लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपने 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा कमाया। अब आप चाहते हो गवर्नमेंट से कि माई बाप मेरे को रिलीफ दो, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। हाँ सब दिख रहा है ज्योति, आप करो ना ट्राई, इसीलिए तो आंसर सामने है। चलो अब अपन फॉर्मूला लगाते हैं मार्जिनल रिलीफ का। देखो मार्जिनल रिलीफ का फॉर्मूला लगा के दिखा रहा हूं। हमारा क्वेश्चन है कि हम अगर अभी साथ साथ लिखिए मेरे भैया, मार्जिनल रिलीफ का फॉर्मूला। अगर मेरी इनकम 1 करोड़ होती तो सरचार्ज का रेट 10% लगता। मेरी इनकम 1 करोड़ हो गई 1 लाख रुपए, तो लग गया 15%। 1 करोड़ 1 लाख होते सी 15%। अब मुझे अखर रही है 5% ज्यादा लग गया। तो गवर्नमेंट बोल रही है ओके रिलीफ लो। रिलीफ के ध्यान रखना 2 पार्ट है, एक तरफ टैक्स का फॉर्मूला है और एक तरफ आपका इनकम का फॉर्मूला है। क्या बोलेंगे? एक तरफ टैक्स का और इनकम का, इन दोनों के बीच में क्या लगाना है? माइनस का साइन। टैक्स के फॉर्मूले में वो आपको फिर 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं इस फॉर्मूले को, और इनकम में भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, आप मेरे साथ फॉर्मूला नोट करें तो अपने आप समझ में आ जाएगा। टैक्स के हिस्से में वो बोल रहे हैं कि अभी कितना टैक्स दे रहे हो, तो हम बोलेंगे फॉर्मूले में टैक्स ऑन टोटल इनकम, टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग सरचार्ज, टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग सरचार्ज, टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग सरचार्ज एट द रेट। बोलो अभी कितना रेट लगा रहे हो? सर 15%। आपकी क्या इच्छा थी? सर अगर इनकम 1 करोड़ होती तो 10% ही लगता, ये हमारी इच्छा थी। ओके, तो इसमें से घटाओ टैक्स ऑन 1 करोड़ इंक्लूडिंग सरचार्ज। बोलो सरचार्ज, बोलो भैया 1 करोड़ तक सरचार्ज कितना है? सर 1 करोड़ तक अगर सरचार्ज होता तो 10% ही देना पड़ता। ये हमारे फॉर्मूले का पहला पार्ट हो गया। माइनस लिखे, माइनस। बोलो क्या करना है? इनकम बोलो। सर इनकम का फॉर्मूला है टोटल इनकम, और आपकी इनकम पहले आप एज्यूम कर रहे थे कितनी, कि अगर 1 करोड़ होती तो हमारा सरचार्ज कम होता। तो हमने क्या लिखा? टोटल इनकम माइनस 1 करोड़, टोटल इनकम माइनस 1 करोड़। अब इसमें डाटा फिटिंग करो भैया, क्या आएगा बोलो?
टोटल इनकम इंक्लूडिंग सरचार्ज एट द रेट 15%, तो अभी आपने निकाला था, बोलो क्या था, 3268875, 3268875, दिस इज योर टोटल एक्चुअल टैक्स माइनस टैक्स ऑन 1 करोड़ बताएं भैया सभी, टैक्स ऑन 1 करोड़, टैक्स ऑन 1 करोड़ क्या निकलेगा, टैक्स ऑन 1 करोड़ निकलेगा आपका 3093750, सरचार्ज जोड़ के बताना 3093750, चेक करें 3093750 माइनस टोटल इनकम बोलो आपकी एक्चुअल अभी इनकम कितनी है सर, 1 करोड़ 1 लाख, और आप इसमें से लेस करो 1 करोड़, 1 करोड़ 1 लाख में से 1 करोड़ लेस करा तो हमारे पास बचा 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज बचा, माइनस ये वाला स्टेज सॉल्व करो, 3268875 माइनस 3093750, 3268875 माइनस 3093750, ये आ रहा है 175125, तो माइनस करो इन दोनों को तो हमारा फाइनल आंसर आया 75125, 75125, इतने की रिलीफ हम दे सकते हैं, 75125, चेक करें परिधि 3093750 क्या लिखा है ये, यस 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 1 करोड़ पे टैक्स है, बिल्कुल सही है परिधि, इंक्लूडिंग सरचार्ज। ध्यान से देखना 75125 क्या लिख रहे हैं हम, अगर ये डाटा पॉजिटिव आया तो मार्जिनल रिलीफ अलाउड हो जाएगी, अगर ये डाटा नेगेटिव हो जाता तो मार्जिनल रिलीफ हम अलाउ नहीं करते, तो मार्जिनल रिलीफ हम अलाउ नहीं करते, ध्यान रखिएगा इस बात का। अभी बोलो अभी ये डाटा पॉजिटिव है, यस सर, तो यहां से हम कितना लेस करेंगे 75125, तो गवर्नमेंट रिलैक्सेशन दे रही है, रिलीफ दे रही है आपको। पायल जी 1 करोड़ पे टैक्स निकालें 2.5 लाख की स्लैब लगा के और उसमें 10% सरचार्ज जोड़ें, 1 करोड़ पे टैक्स निकालें पायल जी प्लस सरचार्ज, 2.5 लाख की स्लैब लगाएं 1 करोड़ पे, मार्जिनल रिलीफ लेस करने के बाद हमारा टैक्स बचेगा 3193750, और इसमें हम जोड़ेंगे आखिरी में सबसे लास्ट में वो है सेस एट द रेट 4%, फाइनल टैक्स विल बी 3321500। तो हमने रिलीफ का फॉर्मूला कैसे बनाया और एक बार समझ लो, हमने गवर्नमेंट से बोला कि अभी हम इतना पे कर रहे हैं, अगर 1 करोड़ होता तो हम इतना ही पे करते, बोलो हाँ या ना, करें 1 करोड़ पे टैक्स निकाल के देखें 3093750 आ रहा है क्या, सरचार्ज 10% है ना 1 करोड़ तक पायल जी, 1 करोड़ की इनकम आप बोलते तो कितना सरचार्ज लगाते, हम 10% ही लगाते, बोले यस और नो, यस। तो हमने गवर्नमेंट से क्या बोला, अभी हमारा टैक्स इतना बन रहा है ना, इतना हमारा 1 करोड़ पे टैक्स बनता, हमारी इनकम ज्यादा से ज्यादा 1 लाख गई है, तो आप हमको कम से कम इतने की रिलीफ तो दे दो, हमारा एक्सिस टैक्स 175 है और एक्सिस इनकम 1 लाख है, तो प्लीज इतने की हमको रिलीफ दे दो, तो दोनों को हमने माइनस किया। थैंक यू संस्कृति, आ गया आपको, गुड। योगिता, पायल आया नहीं आया, अब अगर ये इनकम 2 करोड़ 1 लाख हो जाएगी तो यहाँ क्या चेंज आएगा, हम यहाँ बोलेंगे यहाँ 25% आएगा और यहाँ हम 2 करोड़ रखेंगे और रेट हो जाएगा 15%, रेट हो जाएगा 15% का। जैसे जैसे इनकम चेंज होगी आप उसी हिसाब से ये फॉर्मूला भी चेंज करोगे। न्यू टैक्स स्लैब में टैक्स निकालते टाइम भी ACMR निकालना है, यस यस प्रथमेश, सेम के सब कुछ सेम, सब कुछ सेम, सिर्फ न्यू सिस्टम की टैक्स रेट अलग होगी। ओके पायल, चलिए मालिक, तो ये था मार्जिनल रिलीफ का एक और छोटा सा कंसेप्ट, ये मैंने आपको शीट भेजी है, आप शीट देखिएगा, और इस डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन जो दिया हुआ है इसमें एक नंबर आपको मैं दे देता हूं, वहां पर आप ले सकते हैं। लेक्चर एंड होने के बाद डिस्क्रिप्शन लिंक देखिएगा, उसमें आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहां से आप ये नोट्स ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, गुड इवनिंग भावना। टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग सरचार्ज वाले ये 4 फॉर्मूले हमने देखे, आप इनका ध्यान रखना कि यहाँ 10% था तो यहाँ 15% है, यहाँ 25% है। डोमेस्टिक कंपनी के केस में बोलो क्या करोगे, सेम इसी तरह डोमेस्टिक कंपनी पे 1 करोड़ तक तो कोई सरचार्ज है नहीं, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, तो इस तरह से हम डोमेस्टिक कंपनी का भी निकालेंगे, सेम केस।
1 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़। बोलिए दादा, बोलें, समझ में आया बात? तो सेम सेम हर जगह मार्जिनल रिलीफ का फॉर्मूला सेम लगेगा। चलो अब आते हैं हमारे आखिरी कंटेंट पे। इसके बाद हमने बेसिक्स में रिलीफ पढ़ लिया, रिबेट पढ़ लिया, इन फार्मूला पे एक बार और आप अगर नजर मारेंगे तो आपको दिखेगा, जैसे अभी हमने 1 करोड़ से 2 करोड़ के लिए ये वाला फार्मूला यूज किया, ये वाला फार्मूला यूज किया। अगर इनकम 2 करोड़ 1 लाख होती तो हम ये वाला फार्मूला यूज करते कि यहाँ 25% लेते सरचार्ज। एक्चुअली 2 से 5 में तो इतना ही लगता है, और आप बोलते कि सर 2 करोड़ होती इनकम तो सरचार्ज 15% लगता, प्लीज गवर्नमेंट कुछ करो। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, इस फॉर्मूले से रिलीफ निकाल लो। फॉर्मूला वही है, आपको सरचार्ज के रेट्स चेंज करना आना चाहिए, बाकी सब कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। बोलिए भैया सभी, क्या समझ में आया? चलो ये था आपका पहला पार्ट। अब कल हमने जो कुछ सरचार्ज के रेट्स चेंज किए थे इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए, उनके मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, ध्यान से देखें क्वेश्चंस को। कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, या क्वेश्चंस की जगह पहले आज रेसिडेंशियल शुरू करते हैं। मैं उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए एक एक्स्ट्रा आधी घंटे का एक वीडियो और आपको दे दूंगा, एक दिन रुकिए, बस एक दिन का इंतजार, सब कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं दोस्तों, ये था आपका बेसिक पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स। यस ज्योति, यस ज्योति, यस यस, खुद बन जाएगा। वेरी गुड ज्योति। चलिए दोस्तों, रेसिडेंशियल स्टेटस और इंसिडेंस ऑफ टैक्स की कुछ बेसिक बातें याद करें। हमने बेसिक्स में समझा है कि किसी भी व्यक्ति से टैक्स लेना है कि नहीं, अगर वो इंडिया में भी कमा रहा है और इंडिया के बाहर भी। सिमिलरली कोई आउट ऑफ इंडिया का कोई फॉरेन सिटीजन इंडिया में भी अर्न कर रहा है और इंडिया के बाहर भी, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो इंडिया में टैक्स देगा या नहीं? बहुत सिंपल एग्जांपल हमने लिया था, विराट कोहली मैन ऑफ द मैच अर्न करता है इंग्लैंड में, अब वो रहने वाला इंडिया का सिटीजन है, क्या वो यहां पर टैक्स देगा? कौन सी शीट प्रांजल? क्या वो इंडिया में टैक्स देगा? अगर हमारा ये क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व होगा? सर वो सॉल्व होगा रेसिडेंशियल स्टेटस जानकर। कैसे? देखो, रेसिडेंशियल स्टेटस की सबसे खास बात, रेसिडेंशियल स्टेटस की सबसे खास बात, अच्छा एक एमसीक्यू और आपके मॉड्यूल से बन सकता है, इसलिए ध्यान से देखना। आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है कि इनकम टैक्स लॉ के क्या क्या कंपोनेंट्स है, एक आखिरी पार्ट और चैप्टर 1 का, ध्यान से देखिए, मॉड्यूल 1 का। इनकम टैक्स एक्ट 1961 का है, टोटल सेक्शन 298 है, शेड्यूल 1 से लेके 24 तक के शेड्यूल्स हैं। ये छोटी सी बात आपके मॉड्यूल में दी हुई है। फिर फाइनेंस एक्ट आता है हर साल। अभी हमारे ऊपर फाइनेंस एक्ट कौन सा लग रहा है? 2020 का, ये ध्यान रखिएगा, जो कि लास्ट ईयर फरवरी में आया था। तीसरा एलिमेंट होता है, वो होते हैं इनकम टैक्स के रूल्स। इनकम टैक्स रूल्स कौन फ्रेम करता है मालिक? सीबीडीटी। ये एमसीक्यू में आ सकता है, ध्यान रखना, सीबीडीटी ही हमारे इनकम टैक्स के रूल्स फ्रेम करती है। इनकम टैक्स रूल्स कौन से ईयर में आए थे? तो हम ईयर भी लिख सकते हैं यहां पर, ईयर था इसका 1962, ये ध्यान रखिएगा। ओके, इसके अलावा ध्यान से देखना, सर्कुलर्स लाए जाते हैं, नोटिफिकेशंस लाए जाते हैं। नोटिफिकेशन किस लिए होते हैं? नोटिफिकेशन होते हैं फॉर अमेंडमेंट्स। सर्कुलर टू क्लैरिफाई समथिंग, ध्यान रखना, सर्कुलर लाए जाते हैं टू ब्रिंग क्लैरिटी और टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी। ये छोटे छोटे से वर्ड आप याद रख सकते हो। और आखिरी है हमारा लीगल डिसीजन। लीगल डिसीजन कहां से आते हैं दोस्तों? नोटिफिकेशन कौन कौन लाएगा? सर एक्ट अमेंड करना है गवर्नमेंट लाएगी, रूल्स करना है सीबीडीटी लाएगी। ओके, तो वापस है, एक्ट कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। रूल्स कौन बनाता है? सीबीडीटी। नोटिफिकेशन एज द केस में बी, सर्कुलर अगेन इज ब्रॉट बाय सीबीडीटी, ध्यान रखना, सर्कुलर लाता है सीबीडीटी। जजमेंट्स कौन देता है? सर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। एक और क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट कहां अप्लीकेबल है? सर टू होल ऑफ इंडिया, लेकिन हाई कोर्ट के उन्हीं की ज्यूरिसडिक्शन में लगते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट का डिसीजन इंदौर हाई कोर्ट पर अप्लाई नहीं होगा, मतलब एमपी में अप्लाई नहीं होगा, ये ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ऑल ओवर इंडिया एक जैसे अप्लाई होते हैं। ये एक छोटा सा कंटेंट और आपके मॉड्यूल से मैंने आपको पढ़ाया। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स। क्यों? देखो ध्यान से देखो, ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमको डिसाइड करना है हमारी कौन कौन सी इनकम पर इंडिया में टैक्स लगेगा। एक व्यक्ति जो बाहर का है, फॉरेनर है, फॉरेन सिटीजन है, अगर वो इंडिया में अर्न करेगा तो क्या इंडिया में टैक्स देगा? ये कैसे डिसाइड होगा दोस्तों? उसके लिए सबसे पहले आपको 3 स्टेप लगानी है। पहली स्टेप में आप पता करोगे उसका रेसिडेंशियल स्टेटस, कि वो रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, आरओआर है, आरएनओआर है कि एनआर है।
सेकंड स्टेप में आप पता करोगे कि उसकी इनकम कैसी है, इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है, और आखिरी में इन दोनों को ऐड करके क्लब करके हम एक टेबल बनाएंगे जो कि आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। ध्यान से देखना, अगर आप ROR हो तो आप अपनी इंडियन इनकम पे भी टैक्स दोगे और फॉरेन इनकम पे भी, इसलिए हमने लिखा है यहां पर कि आप ग्लोबल इनकम पे टैक्स दोगे। इफ आई एम एन ROR, अगर मैं रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हूं तो मैं इंडिया में कमाऊं या इंडिया के बाहर, मुझे इंडिया में टैक्स तो देना पड़ेगा। सेकंड केस, अगर मैं RNOR हूं तो मैं इंडियन इनकम पे टैक्स दूंगा लेकिन बाहर की इनकम पे टैक्स नहीं दूंगा। अगर मैं नॉन रेसिडेंट प्रूव हो जाता हूं तो मैं इंडियन इनकम पे टैक्स दूंगा लेकिन फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं दूंगा। एक एक्सेप्शन है RNOR का कि अगर आउटसाइड इंडिया को इनकम अर्न हो भी गई लेकिन उसका बिजनेस प्रोफेशन इंडिया में कंट्रोल या सेटअप किया हुआ है तो फिर आपको ऐसी इनकम पर टैक्स देना पड़ सकता है। प्रोविजो टू सेक्शन 51 ये बोलता है। सेक्शन छोड़ो, पहले आप कंटेंट बात करो। तो हमने देखा तीन तरह के स्टेटस, ROR, RNOR और NR। दो तरह की इनकम हमने डिवाइड की, इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम। टेबल से आप ये आराम से याद कर सकते हो कि इंडियन इनकम सबके लिए टैक्सेबल है, फॉरेन इनकम सिर्फ ROR के लिए टैक्सेबल है। ROR के लिए सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो है अगर बिजनेस प्रोफेशन इंडिया में कंट्रोल या सेटअप हो तो वो फॉरेन इनकम पे भी इंडिया में टैक्स देगा। ये बेसिक डायग्राम इस चैप्टर का। अब एक एक करके समझते हैं, सर ये ROR क्या होता है, RNOR क्या होता है और NR क्या होता है। सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस, पहली बात, क्या हर व्यक्ति का निकाला जाएगा? आंसर दें यस, हर पर्सन, हर प्रीवियस ईयर में चेंज हो सकता है। हाँ मालिक, हर प्रीवियस ईयर में चेंज हो सकता है। अभी हम जो निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं प्रीवियस ईयर 2021 का रेसिडेंशियल स्टेटस। क्या रेसिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप सेम है? नहीं नहीं नहीं, दे आर नॉट सेम, दोनों डिफरेंट डिफरेंट वर्ड हैं। हम जो पढ़ रहे हैं वो इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ रहे हैं। थर्ड, अगर 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 व्यक्ति किसी एक सोर्स के लिए रेसिडेंट हो गया तो सारे सोर्सेस के लिए रेसिडेंट मान लिया जाएगा? हाँ। क्या एक व्यक्ति एक से ज्यादा कंट्री का रेसिडेंट हो सकता है? हाँ, एज पर लॉ वो हो सकता है। ये चार बातें ध्यान रखना। हर साल आपका स्टेटस चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सबसे पहला, रेसिडेंशियल स्टेटस हर एसएससी का निकालना है तो हम डिसाइड कर रहे हैं इंडिविजुअल और एचयूएफ के कितने स्टेटस है? 3, जबकि बाकी सबके हैं 2। डायग्राम आपके सामने है। इंडिविजुअल और एचयूएफ का स्टेटस बोलो सर। ROR, RNOR और NR। ROR, RNOR और NR, 3 स्टेटस बोलने हैं अपन इंडिविजुअल और एचयूएफ के। लेकिन बाकी एसएससीज के लिए आपके पास स्टेटस है सिर्फ 2, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। यहां पर 3 है मालिक, ROR, RNOR एंड NR। और बाकी एसएससीज जैसे कि फर्म, कंपनी, इन सब के लिए रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। अब एक एक करके सबके स्टेटस समझें। सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें इंडिविजुअल का। ओके, देखते हैं। इंडिविजुअल से शुरू कर रहे हैं। एक इंडिविजुअल रेसिडेंट कब माना जाएगा? आप और मैं रेसिडेंट होंगे क्या? नहीं। अगर रेसिडेंट होंगे तो अगला क्वेश्चन होगा क्या हम ROR हैं कि RNOR। तो ध्यान से सुनना, पहले आप पहली स्टेप में चेक करोगे कि आप रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? उसके लिए 2 बेसिक कंडीशन आपको चेक करनी है। अगर उसमें से एक भी पूरी हो गई तो यू विल बी रेसिडेंट, एक भी पूरी नहीं हुई, नन ऑफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, यू विल बी नॉन रेसिडेंट। अगेन, कितने स्टेटस मालिक इंडिविजुअल के? पहला, या तो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। कितनी बेसिक कंडीशन? 2, एक पूरी हो गई रेसिडेंट, एक भी नहीं हुई नॉन रेसिडेंट। अगर आप रेसिडेंट हो जाते हो तो अगली स्टेप में फिर हम चेक करेंगे कि आप ROR हो या आप RNOR हो। वो कैसे चेक होगा? वो चेक होगा थ्रू 2 एडिशनल कंडीशंस। इसमें से अगर दोनों कंडीशंस पूरी हो गई, बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, देन यू विल बी ROR। अगर एक हुई या एक भी नहीं हुई तो यू विल बी RNOR। तो ध्यान रखना, 2 बेसिक कंडीशन और 2 एडिशनल कंडीशन डिसाइड करेंगी कि आप ROR हो, आप RNOR हो या आप NR हो। तो सबसे पहले किसी भी एसएससी के लिए चेक करना हो तो क्या चेक करेंगे सर? पहले हम चेक करेंगे इंडिविजुअल के केस में वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट, क्योंकि अगर नॉन रेसिडेंट हो गया तो आगे कुछ करना ही नहीं है, हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर वो रेसिडेंट है तो हमको फिर से चेक करना पड़ेगा वो ROR है या RNOR। चलिए मालिक, रूल बोलो। दोनों में से एक पूरी हो गई आप रेसिडेंट हो जाओगे। एडिशनल में दोनों पूरी होंगी तो ही आप ROR कहलाओगे, वरना नहीं। सर बेसिक कंडीशन क्या आप ये बता दो, ये तो याद हो गया। गुड गुड गुड, बोलो याद हुआ नहीं हुआ? 2 बेसिक कंडीशन, दोनों में से एक भी पूरी हो जाए, दोनों के बीच में और लिखा हुआ है। पहला, अगर आप इंडिया में 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर रहते हो, इस पूरे साल भर में 2021 के दौरान, इफ यू आर इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर, रिपीट करो मेरे साथ, 182 डेज और मोर, इफ यू आर इन इंडिया यू विल बी रेसिडेंट इन इंडिया। अगर ये कंडीशन पूरी ना हो रही हो, मान लो आप इंडिया में 110 ही दिन रहे, तो फिर हम सेकंड कंडीशन पे आएंगे। सेकंड कंडीशन में 2 अलग अलग पार्ट हैं। पहला पार्ट, सेकंड कंडीशन के 2 पार्ट आपको पूरे करने हैं। पहला, आपको इंडिया में कम से कम 60 दिन होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। तो यू आर इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 फॉर 60 डेज और मोर। ध्यान रखना, दोनों वर्ड है। एग्जैक्ट 182 हो गया तो भी रेसिडेंट, एग्जैक्ट 60 हो गया तो भी कंडीशन पूरी। तो 60 डेज और मोर दोनों ध्यान रखना है। दूसरी बात,
आप पिछले 4 साल में, पिछले 4 साल बोलो भैया, 2021 से पिछले 4 साल कौन कौन से सर? 1920, 1819, 1718 और 1617। यस, पिछले 4 प्रीसीडिंग ईयर्स में अगर आप 365 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहे तो आप सेकंड बेसिक कंडीशन पूरी कर दोगे। तो अगर ये कंडीशन पूरी नहीं हो पाए तो ही ये चेक करने आना, वरना ये चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम पहले आरओआर आरएनओआर नहीं देख रहे हैं, हम पहले रेसिडेंट तय कर रहे हैं कि आप रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट। तो उसके लिए आपको दो में से कोई एक बेसिक कंडीशन पूरी करनी फटाफट से। पहला, आप लास्ट ईयर मतलब सॉरी आप करंट ईयर में 182 डेज या मोर इंडिया में रहे हो, और दूसरा आप करंट ईयर में 60 डेज रहे हो, 60 डेज और मोर, और पिछले 4 साल में, पिछले 4 साल में कितना 365 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहे हो। तो दोस्तों बताइए, आपने रेसिडेंट वाली कंडीशन पूरी कर दी, कोई भी एक कंडीशन। जब ये हो जाए तो फिर हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसके। अच्छा, मतलब ये कंडीशन चेंज होगी, दोनों कंडीशन में से कोई एक पूरा करने का जो रूल है वो कुछ लोगों के ऊपर अप्लाई अलग तरीके से होता है। देखो पहला एक्सेप्शन, ध्यान से देखना भैया, ध्यान से देखना, बहुत धीरे धीरे बोलूंगा मैं। अगर आप कोई इंडियन सिटीजन हो, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन यही आएगा, क्योंकि अगर आप कोई इंडियन सिटीजन हो, ओके आई एम एन इंडियन सिटीजन, या आप क्रू मेंबर हो किसी इंडियन शिप के, दो बातें, एक तो आप क्रू मेंबर हो, है ना, और कौन सी शिप पे जाते हो आप? इंडियन शिप के क्रू मेंबर हो। क्लियर? इंडियन शिप के क्रू मेंबर हो मतलब सदस्य हो आप जहाज पे, इंडियन जहाज पे, सिंपल भाषा में। और ये जहाज जा रहा है भारत के बाहर, आप जा रहे हो भारत के बाहर, लीव्स इंडिया, क्यों? फॉर द पर्पजेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आप इंडिया लीव कर रहे हो, कौन हो आप? मालिक आप हो, या तो इंडियन सिटीजन या क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, और आप इंडिया से बाहर जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? घूमने फिरने? नहीं नहीं सर, फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या तो नौकरी ढूंढने या नौकरी के पर्पजेस के लिए। जैसे कि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो, आपको बोला गया यूएस जाओ 10 दिन 15 दिन के लिए, और आप वहां पे मशीन खरीद के लाओ, तो फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप इंडिया से बाहर गए, तो आपके लिए सिर्फ एक ही बेसिक कंडीशन रहेगी, ध्यान रखना, ओनली 182 डेज और मोर वाली। ध्यान रखना, ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों साइन लगाया है, 182 डेज और मोर। अगर ये कंडीशन आपने पूरी कर दी तो आप रेसिडेंट हो जाओगे, वरना आप नॉन रेसिडेंट हो जाओगे। तो अब आपके पास दो कंडीशन अवेलेबल है ना, किसके पास सर? इंडियन सिटीजन या क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, जो किस लिए आ रहा है? फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, भारत के बाहर जा रहा है। वो व्यक्ति सिर्फ एक बेसिक कंडीशन पे डिसाइड करवाएगा कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट। दोस्तों फटाफट से यस नो बोलें, कमेंट करें। प्लीज प्लीज प्लीज, जल्दी 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 बताएं, समझ में आया एक्सेप्शन पहला कि इंडियन सिटीजन या क्रू मेंबर अगर बाहर जाता है फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उसके लिए सिर्फ एक कंडीशन ही लगेगी। ये पहला एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट, ये अमेंडमेंट है, ये एग्जाम में आने के चांसेस बिल्कुल हैं, क्योंकि आप पहला अटेम्प्ट दे रहे हो इस साल का। ध्यान से देखिए, एक इंडिविजुअल जो कि भारत आ रहा है, अच्छा अभी वहां जा रहा था, अब आ रहा है, हम बोल रहे हैं पधारो महारादेश, आजा, है ना। तो एक इंडिविजुअल जो इंडिया विजिट कर रहा है, ही इज कमिंग टू इंडिया। कौन है वो इंडिविजुअल? कौन है वो बाहुबली? ही इज सिटीजन ऑफ इंडिया। जो बाहर से इंडिया आ रहा है, या तो वो इंडिया का सिटीजन है, या फिर वो है एक इंडिविजुअल जो कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। ये गुण होता है, बता रहा हूं, पहले आप याद करो। एक्सेप्शन क्या है? हमने देखा नॉर्मली दो बेसिक कंडीशन होती है। पहला एक्सेप्शन देखा, भारत के बाहर जा रहे हो, इंडियन सिटीजन हो, क्रू मेंबर हो, एक ही बेसिक कंडीशन अवेलेबल है, ओके। दूसरा, एक इंडिविजुअल जो भारत के अंदर आ रहा है, मतलब बाहर से इंडिया विजिट कर रहा है, कौन है ये या तो इंडियन सिटीजन है, या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। तो क्या होगा? अगर ये इंडिया में आ रहा है तो पहले आप चेक करो कि उसकी इनकम 15 लाख से नीचे है कि 15 लाख से ऊपर, ओके। उसकी टोटल इनकम पूछो उससे। बाहर से आने वाला व्यक्ति मिस्टर राम बाहर से आ रहा है इंडिया, वो या तो इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति। अपन पूछ रहे हैं भैया आपकी इनकम बोलो, वो बोल रहा है मालिक मेरी इनकम 12 लाख है। 12 लाख है मतलब आप यहां पे बैठे हो, अगर 12 लाख है तो यहां पे हो 15 लाख से कम। ध्यान से देखना इस डायग्राम को। वो बोल रहे 17 लाख मतलब यहां पे आ गए आप उसके केस में, तो या तो ये केस लग जाएगा या ये वाला। अगर आपकी इनकम 15 लाख से कम है, आप एक ऐसे इंडियन सिटीजन हो या इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति हो जो बाहर से भारत विजिट कर रहे हो, ध्यान रखना विजिट कर रहे हो, विजिट करने का मतलब परमानेंट रेसिडेंट नहीं होता। आप भारत से बाहर से कुछ समय के लिए आ रहे हो, आपकी इनकम 15 लाख से अगर नीचे है तो आपके लिए सिर्फ एक ही बेसिक कंडीशन अवेलेबल है 182 डेज की। अगर ये सेटिस्फाई हो गई तो रेसिडेंट,
वरना नॉन रेसिडेंट। अगर ये सेटिस्फाई हो गई तो रेसिडेंट वरना नॉन रेसिडेंट। तो 15 लाख की इनकम आप चेक करवा लेना, उससे पूछना पड़ेगा अपने को, है ना। वी विल हैव टू आस्क कि भैया 15 लाख की इनकम ज्यादा है कम है कितना है ना, ये ध्यान रखना। यहाँ एक्सीडिंग लिखा है भैया, एक्सीडिंग 15 लाख इधर लिखा हुआ है। दूसरा, अगर उसकी इनकम 17 लाख है तो क्या करेंगे, 17 लाख है तो हमारे पास दो बेसिक कंडीशन है वापस से। अच्छा सर वही 182 और 60 दिन वाली, नहीं नहीं नहीं, सुनो लल्ला, पहली बेसिक कंडीशन वही 182 डेज और मोर है, लेकिन सेकंड में 60 की जगह उन्होंने रिप्लेस कर दिया 182 डेज से, 182 डेज से। यस आयुषी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। 182 डेज से रिप्लेस करा, 60 डेज से रिप्लेस करा उन्होंने 120 डेज के साथ। तो देखो वापस से बोलो मेरे साथ, वापस से चलो 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 वापस से सुनो मेरी बात। एक इंडिविजुअल जो इंडिया का सिटीजन है, भारत आ रहा है, या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और भारत के बाहर से इंडिया विजिट कर रहा है, तो आपको डेज काउंट करने, ज्योति डेज ही तो काउंट करने, तभी तो रेसिडेंशियल स्टेटस निकलेगा। ये मुझे क्या मालूम ज्योति, ये तो क्वेश्चन बताएगा। आप डेज काउंट कर रहे हो तभी तो डिसाइड होगा। ये क्या कर रहे हैं हम यहाँ क्या कर रहे हैं मालिक, सभी लोग बोले हम डेज कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि चेक कर पाए कि वो बेसिक कंडीशन पूरी कर रहा है या नहीं, और वो रेसिडेंट है या नहीं। तो देखिए, अगर उसकी इनकम 15 लाख से कम है तो हम उसके लिए सिर्फ एक ही बेसिक कंडीशन चेक करेंगे, वो है 182 डेज। सिर्फ एक ही कंडीशन बची, दो नहीं है। नॉर्मली हम दो बेसिक कंडीशन देखते हैं आपके मेरे लिए, ओके। फिर अगर उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो आपके पास दो बेसिक कंडीशन अवेलेबल तो है। पहली कंडीशन सर वही सेम 182 डेज और मोर, लेकिन सेकंड कंडीशन में यहां 60 की जगह क्या लिखा है दोस्तों, क्या याद करना है, 60 की जगह बोलो, 60 की जगह सर डबल कर दो इसको, 120 डेज एंड 365 डेज इन प्रीसीडिंग 4 फाइनेंशियल ईयर। तो ध्यान रखना, अगर कोई इंडियन सिटीजन आता है वो बोलता है मेरी टोटल इनकम 12 लाख है माई बाप, तो हम बोलेंगे भैया तेरे लिए हम एक ही कंडीशन चेक करेंगे, अगर वो सेटिस्फाई हो गई तो रेसिडेंट वरना नॉन रेसिडेंट। अगर वो बोल दे मेरी इनकम 20 लाख है तो हम बोलेंगे तेरे लिए हम दो बेसिक कंडीशन दे रहे हैं दोस्त, दोनों में से कोई एक भी पूरी कर देगा तो तू रेसिडेंट हो जाएगा वरना नॉन रेसिडेंट। उसने बोला कौन सी दो, मैंने बोला पहली वही सेम 182 वाली भैया, और दूसरा 60 की जगह हम बोलेंगे 60 प्लस 365 की जगह हम बोलेंगे 120 प्लस 365, बोलो 120 प्लस 365 डेज। ध्यान रखना 60 की जगह 120 प्लस 365 डेज की कंडीशन। अगर इस केस में उसने एक भी कंडीशन पूरी कर दी तो वो रेसिडेंट हो जाएगा, वो रेसिडेंट हो जाएगा। ये ध्यान रखना इस बात का कि वो रेसिडेंट मान लिया जाएगा। बोलो भैया क्या बात कुछ समझ में आई। तो ये यहां पर एक ही बेसिक कंडीशन अवेलेबल है और यहां पर दो बेसिक कंडीशन अवेलेबल है, लेकिन ये चेंज है, 60 की जगह हम यहां पर 120 करेंगे। उसके बाद रेसिडेंट होने के बाद आप एडिशनल कंडीशन लगाओगे यहां पे, तो ये देखने के लिए कि वो आरओआर है कि आरएनओआर, बोलो। और यहां पर चेक करते हैं, यहां पर अंकित जैन जी नीचे लाइन देखें, एक लाइन लिखी हुई है, टोटल इनकम में इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज नहीं आएगी। ध्यान से देखें, ये टोटल इनकम जो देख रहे हैं हम 15 लाख की, इसमें एक इनकम लिखी हुई है यहाँ पे, लाइन लास्ट लाइन पढ़े सभी। टोटल इनकम एक्सक्लूड्स इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। यस दिव्या, ओनली इंडियन, वेरी गुड। टोटल इनकम में सिर्फ इंडियन सोर्सेज से आने वाली इनकम आएगी, फॉरेन सोर्सेज से काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखना। और साथ ही साथ यस मौसमी, टोटल इनकम चेक करना है, टोटल इनकम चेक करना है, बिल्कुल सही बात, टोटल इनकम ही चेक करना है, टोटल इनकम ही चेक करना है। चलिए दोस्तों, तो ये था कुछ बेसिक कंडीशन वाला मामला, ये हमने बेसिक कंडीशंस यहां देख ली। अब इसके बाद आपको एक ही चीज और देखनी है, वो है अपनी ये वाली बात। ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएनओआर वाला। अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, हाँ ज्योति वही बता रहा हूं, देखो ध्यान से, अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है फॉरेन सोर्सेज की इनकम हटा के, तो मैं आपके लिए 182 या 120 प्लस 365 का कॉम्बिनेशन देखूंगा। इन दोनों में से एक भी सेटिस्फाई होगी तो आप रेसिडेंट तो हो जाओगे, लेकिन
आपका स्टेटस हमेशा क्या होगा, आपका स्टेटस हमेशा RNOR ही होगा, ध्यान रखना आपका स्टेटस हमेशा RNOR ही होगा। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस वर्ड को ध्यान रखना, यहां पर कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। यस पायल, दोनों में से एक भी पूरी हो जाए और लिखा है ना वही सेम, वापस से देखो कितना सिंपल है, यहां पे सिंगल बेसिक कंडीशन है, यहां पे दो में से कोई एक पूरा करना है आपको, दो में से कोई एक। तो ये था हमारा एक और इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन। नॉर्मली वापस से बोलो, हमारा नॉर्मल रूल क्या सर, नॉर्मल तो हमारे पास दो बेसिक कंडीशन है, किसी एक को पूरा करना है। दो बेसिक कंडीशन बोलो, 182 डेज और मोर, दूसरा 60 और 365। तो दो कॉम्बिनेशन बोलते हैं मालिक हम शॉर्ट में, पहला 182 डेज और मोर और दूसरा 60 + 365 /4 मतलब इन प्रीवियस 4 प्रीसीडिंग ईयर्स। इस कॉम्बिनेशन के एक्सेप्शन, कभी कभी आप सिर्फ एक ही बेसिक कंडीशन चेक करोगे, कब, जब कोई व्यक्ति फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देख लो फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउट ऑफ इंडिया जा रहा है तो ओनली वन बेसिक कंडीशन, ये ओनली वन बेसिक कंडीशन हमने चेक की, ओनली वन बेसिक कंडीशन। सेकंड केस, अगर कोई व्यक्ति इंडिया आ रहा है तो फिर अगेन ओनली वन बेसिक कंडीशन, यदि उसकी टोटल इनकम 15 लाख से नीचे है। अगर उसकी इनकम टोटल इनकम 15 लाख से ऊपर है तो हम दोनों कंडीशन तो चेक करेंगे, लेकिन यहां 60 की जगह हो जाएगा 120 दिन का कैलकुलेशन, 120 दिन का कैलकुलेशन। तो ये रही आपके सामने शीट, और हमेशा ध्यान रखना ऐसे व्यक्ति को RNOR ही माना जाएगा, ऐसे व्यक्ति को RNOR ही माना जाएगा, ऐसे व्यक्ति को RNOR ही माना जाएगा। 15 लाख है तो एग्जैक्ट यस ये वाली 15 लाख है तो ये वाली जो थी जिस पे मैंने ये सर्कल कर रहा हूं, ये वाली, ये वाली। चलो, ये हो गया हमारा रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति किसको माना जाता है, जब आप और मैं इंडियन ओरिजिन के माने जाएंगे क्या, तो भैया या तो हम खुद, या हमारे पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा, या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया में बर्थ हो गया हो, पैदा हो गया हो, तो हम कहलाएंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो आप और मैं वैसे तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ही, क्योंकि हम तो यहीं बैठे हैं, हमारे पेरेंट्स भी यहीं थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी यही थे, लेकिन मेरे ग्रैंड पेरेंट्स कब पैदा हो गए भैया, अनडिवाइडेड इंडिया में, तो तुम्हें इंडियन ओरिजिन का वरना नहीं। नेक्स्ट, RNOR कब कब माना जाएगा, देखो ध्यान से सुनना, RNOR कब कब माना जाएगा, हमको अब चेक करना है अपनी दो एडिशनल कंडीशन चेक करें। जब हम चेक कर लेते हैं कि कोई व्यक्ति रेसिडेंट है तो अगली स्टेप बोलो सर, अब वो चेक करना है कि वो ROR है या वो RNOR है। ROR RNOR देखने के लिए दो एडिशनल कंडीशन में से अगर दोनों पूरी कर दोगे तो आप हो जाओगे ROR, और अगर एक पूरी की या एक भी पूरी नहीं की तो आप हो जाओगे RNOR। तो सबसे पहले इन दोनों कंडीशन में से भी मैं आपको सेकंड वाली बता रहा हूं, मेरे साथ साथ रिपीट करें। सेकंड एडिशनल कंडीशन ही फुलफिल ना हो तो पहली चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप ऑटोमेटिकली आंसर दे देना कि वो RNOR हो गया। बहुत इजी कंडीशन। पिछले 7 साल देखो, पिछले 7 साल कौन से, 1920, 1819, 1718, 1617, 1516, 1415 एंड 1314। इन पिछले 7 सालों में अगर वो 730 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रह ले तो वो सेकंड कंडीशन पूरी कर देगा, सेकंड एडिशनल कंडीशन पूरी कर देगा। अगर कोई व्यक्ति यही पूरी ना कर पाए तो क्या मैं फर्स्ट चेक करूं, नहीं सर हम यहीं से आंसर दे देंगे वो RNOR है। वेरी गुड, क्यों, क्योंकि अगर वो एक भी कंडीशन तोड़ देगा तो वो RNOR हो जाएगा। तो मैं पहले इजी वाली कंडीशन चेक कर रहा हूं, तो पिछले 7 साल में 730 दिन वो इंडिया में रहा या नहीं। ओके, मैंने शॉर्ट में फॉर्मूला लिखा है, ये वाला देखो, शॉर्ट में लिखेंगे इसको अपन, 730 डेज और मोर इन प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर। चलो, अगर मान लो सेकंड कंडीशन पूरी हो जाती है तो फर्स्ट कंडीशन में क्या देखना है, ही इज रेसिडेंट इन इंडिया इन प्रीसीडिंग 10, प्रीसीडिंग 10 बोलो 1920 से लेकर बोलते जाओ 1819, 1718, 1617, 1516 और बोलो 1415, 1314, 1213, 1112 और 910, सॉरी 1011, 1011। इन पिछले 10 सालों में किसी भी 2 साल में वो रेसिडेंट हो जाए। इसका मतलब सर अपने को उसके लिए वो रेसिडेंट वाली दो बेसिक कंडीशन में से कोई एक पूरी करना पड़ेगी, हर साल के लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा, हर ईयर के लिए ये चेक करके देखो किसी भी 2 साल में अगर आप रेसिडेंट हो। जैसे कि क्वेश्चन बोलता है कि 12-13 प्रीवियस ईयर में वो असेसी 200 दिन इंडिया में रहा, दिख रहा है मुझे पहली बेसिक कंडीशन पूरी हो रही है, तो मैं बोल दूंगा वो रेसिडेंट हो गया, एक ईयर मिल गया। मेरे को एक और ईयर चाहिए इनमें से कोई, 14-15 में उन्होंने बोल दिया कि वो 300 दिन इंडिया में रहा, तो मैं बोलूंगा इस साल भी वो रेसिडेंट था। 10 में से किसी भी 2 साल वो रेसिडेंट प्रूव हो जाए तो मान लिया जाएगा आपकी फर्स्ट एडिशनल कंडीशन भी पूरी हो गई। अगर दोनों पूरी हो जाती हैं तो हम बोलेंगे वो ROR है, दोनों में से एक भी पूरी नहीं होती तो हम बोलेंगे वो RNOR है। तो मालिक ये दो एडिशनल कंडीशन इंपॉर्टेंट है, दो एडिशनल कंडीशन इंपॉर्टेंट है यार। प्लीज 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 लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, है ना, मैं बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूं क्योंकि। चलिए
दो एडिशनल कंडीशन, वापस से बोलो। पहला, पिछले 10 में से किसी भी 2 साल वो रेसिडेंट हो, पिछले 10 में से किसी भी 2 साल, पिछले 10 में से किसी भी 2 साल वो रेसिडेंट हो, और पिछले 7 सालों में से 730 दिन या उससे ज्यादा वो इंडिया में रह लेगा, तो दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी हो जाएगी। सर उससे क्या होगा? दोनों पूरी हो गई, ROR, एक भी टूटी, RNOR। ओहो, तो ध्यान रखिएगा ये 2 कंडीशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं कंक्लूड करूं कि कौन कौन RNOR होगा, तो ध्यान से देखना इस डायग्राम को। पहला कंडीशन, अगर वो इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और 15 लाख से ऊपर की इनकम है, अभी हमने देखा, उसके लिए हम 182 और 120 प्लस 365 वाला फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन हमने बोल दिया कि ये डायरेक्टली RNOR ही होगा। अगर वो रेसिडेंट प्रूव हो जाता है तो फिर हम उसको RNOR का ही स्टेटस देंगे, अभी हमने जस्ट देखा था। तो एक ऐसा व्यक्ति जो इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, बोलो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन जिसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है, अगर वो बेसिक कंडीशन पूरी करेगा, 2 में से कोई एक, 2 कंडीशन कौन सी सर? 182 डेज और मोर या फिर 120 प्लस 365 का कॉम्बिनेशन, तो वो रेसिडेंट होगा, लेकिन स्टेटस हमेशा उसका RNOR होगा। ओके, एक और केस, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट भैया लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है ये, एग्जाम में आ सकता है। इसका सेक्शन भी आपने को याद रखना है, सेक्शन 61A लिख लो आप, सेक्शन 61A क्या बोलता है मालिक ये सेक्शन? ये बोलता है गवर्नमेंट ने एक नया रूल बनाया कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है, ओके, उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, ओके, लेकिन वो एक ऐसा इंडियन सिटीजन है जिसकी इनकम तो 15 लाख से ज्यादा है टोटल इनकम, और वो पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में टैक्स पे नहीं करता। ओहो हो, बड़ा जबरदस्त आदमी है इसका मतलब। हाँ, इंडियन सिटीजन है, 15 लाख से ऊपर की टोटल इनकम है, लेकिन वो किसी भी दूसरे देश में टैक्स पे नहीं करता। तो गवर्नमेंट बोल रही है, आ जा रहे भैया, हम तेरे को डिम्ड रेसिडेंट मानेंगे क्योंकि तू इंडियन सिटीजन है, और तेरा स्टेटस क्या होगा? RNOR। इसके लिए कोई बेसिक कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधे हम उसको बोलेंगे तू RNOR है दादा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बनाया। सेक्शन बोलता है 61A, वापस से 3 कंडीशन, इंडियन सिटीजन है, टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है, और वो दूसरे किसी भी देश में टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है, किसी भी देश में टैक्स पे नहीं कर रहा, तो गवर्नमेंट ने उस इंडियन सिटीजन को अपना बना लिया, बोल दिया तू हमारे रेसिडेंट है, आ जा रे, और तेरा स्टेटस RNOR रहेगा, फिक्स कर दिया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है सेक्शन 61A का, टिक करो, आ सकता है एग्जाम में। सेक्शन 61A मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेक्शन 61A मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिम्ड रेसिडेंट, टाइटल देखो मैंने क्या लिखा है, इसीलिए डिम्ड टू बी रेसिडेंट, चेक वेक करने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये 3 कंडीशन आपको चेक करना है। तो बताओ RNOR कौन? पहला, ऐसा इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, और जो दोनों में से कोई एक बेसिक कंडीशन पूरी करता है, तो उसका स्टेटस RNOR ही होगा। सेकंड, एक ऐसा इंडियन सिटीजन जो पूरी दुनिया में कहीं भी टैक्स पे नहीं कर रहा, तो अपन उसको अपना लेंगे, बोलेंगे तू हमारा ही है भैया, आजा, और हमको डिम्ड रेसिडेंट मान लेंगे उसको। इसके अलावा हमने अभी पढ़ा, जो भी इन कंडीशंस में से किसी भी एक कंडीशन को तोड़ देगा, वो भी RNOR के स्टेटस पे जाएगा। तो RNOR इस बार कौन कौन है? इस बार RNOR 3 स्टेटस पे मान रहे हैं हम। पहला, जो हमारी दोनों एडिशनल कंडीशन में से किसी को ब्रेक कर दे। दूसरा, एक ऐसा व्यक्ति जो कि इस 120 दिन वाली कंडीशन से 15 लाख वाली कंडीशन से आया, तो उसका स्टेटस अपन ने RNOR ही फिक्स कर दिया, अगर वो रेसिडेंट होता है तो। तीसरा, इसके लिए तो बेसिक भी चेक नहीं करेंगे, सीधे बोल रहे हैं कि भैया जा, तू तो रेसिडेंट, वो बोल रहा है कौन सा स्टेटस, अपन बोल रहे हैं RNOR। सेक्शन 61A बोले भैया फटाफट से, क्या समझ में आया? जल्दी क्या समझ में आया? तो RNOR पे इस बार क्वेश्चन बने तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना दोस्तों, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। ये बात मैंने अपने इन नोट्स में भी दी हुई है, चेक करें, यहां पर ये सब दिया हुआ है, ये सब यहां दिया हुआ है, ये सब यहां दिया हुआ है, क्लियर? ओके, ये डिम्ड रेसिडेंट का सेक्शन 61A मैंने यहां दिया हुआ है नोट्स में। उसका इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, 15 लाख से ऊपर की इनकम होना जरूरी है, और वो किसी भी दूसरे देश में टैक्स पे नहीं कर रहा, तो उसको अपन RNOR मान लेंगे, अपने यहीं का सिटीजन भी मान लेंगे और RNOR भी डिक्लेयर कर देंगे। चलिए मालिक, तो अभी हमने इंडिविजुअल से शुरुआत की, अभी अब हमारे पास HUF बचा है, और इसके कुछ क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ध्यान रखना, और इससे लेक्चर एंड करूंगा मैं, 7 बज गई है, मेरा टाइम ओवर हो गया है, ध्यान से सुनिए। आखिरी बात, जब भी डेज काउंट करोगे तो ध्यान रखना, वो व्यक्ति जिस दिन इंडिया में आया और जिस दिन इंडिया से गया, वो दोनों डेज इंक्लूड होंगे, वो दोनों डेज इंक्लूड होंगे, वो दोनों डेज इंक्लूड होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ध्यान रखना, जिस दिन वो इंडिया में आया और इंडिया से गया, वो दोनों डेज काउंटिंग में ले लेना, ताकि बेसिक कंडीशन एडिशनल कंडीशन में आप नंबर ऑफ डेज चेक कर सको। चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, और हम कल इसके आगे का पार्ट
जो कि बचे हुए रेसिडेंशियल स्टेटस हैं वो चेक करेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरह से इंडियन इनकम होती है और किस तरह से फॉरेन इनकम। मैं आपको एक ट्रिक दे दूंगा जिससे आप फटाफट से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, कैसे इनकम को हम ROR, RNOR और NR में डिवाइड करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पेशेंटली मुझे सुना। कल फिर से मुलाकात होगी। ध्यान रखिएगा अपना। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। राधे राधे।